Hello students, welcome again. As you all know that CBSE has declared your date sheet. So from now onwards, we are going to start the revision of all the chapters of class 10th. Today, we are going to start with chapter number 1. And as you all know that this is your date of the examination is 21st of May, Friday. And the examination time is 10:30 a.m. to 1:30 p.m. The chapter number 1 carries 6 marks. 6 नंबर का ये चैप्टर है एंड वेरी इजी, वेरी शॉर्ट. बहुत सारी चीजें इसमें से डिलीट कर दी गई हैं. सो बहुत कम टॉपिक्स हैं जो आपको करने हैं. सो एक एक टॉपिक के बारे में थॉरली आप समझेंगे और किस तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं विल बी डिस्कसिंग फर्दर इन द वीडियो. सो ये आपका सिलेबस है विच आई हैव रिटन. तो सबसे पहले जहां स्टार्ट होता है दैट इज फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक. स्टेटमेंट्स क्या कहती है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक की स्टेटमेंट? इट सेज एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी रिटन as the product of its prime factors in a unique way. Except the order. मतलब क्या है? सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए व्हाट इज अ कंपोजिट नंबर. फिर प्राइम फैक्टर्स का मतलब क्या है और फिर एक्सेप्ट द ऑर्डर मतलब क्या है इस बात का. सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कंपोजिट नंबर क्या होता है. कंपोजिट नंबर का मतलब है एक ऐसा नंबर जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर्स हों. कंपोजिट नंबर मतलब a number which has more than 2 factors. फैक्टर का मतलब है कि 2 से ज्यादा नंबर्स से वो डिवाइड होना चाहिए. देखिए हर एक नंबर 1 से और अपने आप से डिवाइड होता है. एवरी नंबर. तो 2 नंबर से जो डिवाइड हो रहा है वो क्या है? सिर्फ 2 से होता है, वो प्राइम नंबर है. और जो 2 से ज्यादा नंबर से डिवाइड होता है दैट इज अ कंपोजिट नंबर. एग्जाम्पल देता हूं. सबसे पहला कंपोजिट नंबर है हमारे पास 4. इट हैज फैक्टर्स एज 1 से डिवाइड होता है, ये 2 से डिवाइड होता है और 4 से डिवाइड होता है. इट हैज मोर देन 2 फैक्टर्स. तो ये हो गया हमारे पास कंपोजिट नंबर. प्राइम फैक्टर्स जो किसी भी नंबर के, अब जैसे मान लीजिए 4 के फैक्टर्स बनाने तो इसके प्राइम फैक्टर्स हैं 2 into 2. 2 is also a prime number. तो 2 into 2. अब इसके फैक्टर्स और किसी तरीके से नहीं लिख सकते, यूनिक है ये. अगर मान लीजिए आप 6 के लिखना चाहते हैं तो 2 into 3 ये यूनिक है. अब आप कहेंगे सर मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूं 3 into 2. तो वही बात है एक्सेप्ट दी ऑर्डर. यानी ऑर्डर को आप चेंज कर सकते हैं, इट डजंट मैटर. बट प्राइम फैक्टर्स आर ओनली 2 एंड 3. इसके अलावा इसके और कोई प्राइम फैक्टर्स नहीं है. तो इसका इस्तेमाल कहां होता है? इसी थ्योरम के अंदर से जैसे आपने यहां पर कंपोजिट नंबर सीखा है तो इस कंपोजिट नंबर का यूज आपके पास 1 मार्क में क्वेश्चन आ जाता है कि प्रूव दैट सम नंबर इज अ कंपोजिट नंबर. आपने एनसीईआरटी में क्वेश्चंस भी देखे होंगे. ऐसे सपोज आपके पास अगर 3 into 5 into 7 into 11 plus 11 prove that this is a composite number. तो ये फंडामेंटल थ्योरम के अंदर से ये कंपोजिट नंबर का जो वर्ड हमने यूज किया था उसका इस्तेमाल करते हुए, उस कंसेप्ट को अपने माइंड में रखते हुए, क्योंकि जब हमें ये पता होगा कि कंपोजिट नंबर होता क्या है तो हम आसानी से इस काम को कर लेंगे. तो देखिए ये आपको मालूम है देयर आर 2 टर्म्स, 1 दिस एंड 1 दिस.
इन दोनों टर्म्स में अब कई बार बच्चे क्या सोचते हैं कि सर क्या हमें इन सबको मल्टीप्लाई करना चाहिए, फिर 11 ऐड करें और फिर हम इसके फैक्टर्स फाइंड आउट करना शुरू करें। नो, नथिंग लाइक दैट। दो हैं, आपने देखा यहां से दोनों में से 11 कॉमन आ रहा है, तो अंदर रह गया 3 इंटू 5 इंटू 7 और प्लस यहां से रह गया 1। सो फैक्टर्स ऑफ गिवन नंबर आर 1, पक्की बात है 1 सभी का फैक्टर होता है। दूसरा फैक्टर आ गया आपके पास 11, तीसरा फैक्टर आ गया आपके पास 3 इंटू 5 इंटू 7 प्लस 1 एंड फोर्थ फैक्टर आ गया नंबर इटसेल्फ। तो कितने फैक्टर्स बन गए? 4, 1 2 3 एंड 4। इट हैज मोर देन 2 फैक्टर्स, so it is a composite number. So it is a composite number. एक इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है आपके पास। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक से रिलेटेड दूसरे टाइप का क्वेश्चन क्या आता है? प्रूव दैट 4 raised to the power n can never end with the digit 0, 6 raised to the power n can never end with the digit 0, 7 raised to the power n can never end with the digit 0, 8 raised to the power n can never end with the digit 0। इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं। तो सभी के लिए मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन आ गया 6 raised, प्रूव दैट 6 raised to the power n can never end with डिजिट 0। मतलब क्या है, उसने पूछा है कि भाई आप ये प्रूव कीजिए कि 6 रेज टू दी पावर n, यानी 6 को मैं n टाइम्स मल्टीप्लाई करूं। n टाइम्स का मतलब कितनी मर्जी बार, 50 60 100 200 1000, n कैन बी एनीथिंग। लेकिन कभी भी लास्ट में आंसर जब लिखेंगे तो लास्ट डिजिट ऑफ दैट आंसर विल नेवर बी अ 0। तो हम इसको शुरू करेंगे लेट इफ पॉसिबल, अगर पॉसिबल हो, लेट इफ पॉसिबल 6 रेज टू दी पावर n एंड्स विद डिजिट 0। अगर पॉसिबल हो तो हम मान लेते हैं ये जो भी इसका आंसर आएगा उसका लास्ट डिजिट 0 होगा। अब ये सभी को क्लियर है कि किसी का भी लास्ट डिजिट 0 हो तो वो नंबर 10 से तो डिवाइड होगा ही होगा। तो इट इंप्लाइज, ये सिंबल डाल दीजिए, 6 रेज टू दी पावर n इज इक्वल टू 10 इंटू समथिंग। तो अब 6 रेज टू दी पावर n को लिखा आपने 2 रेज टू दी पावर n इंटू 3 रेज टू दी पावर n और 10 को लिखा 2 इंटू 5 इंटू 3। अब लेफ्ट हैंड साइड के अंदर प्राइम फैक्टर्स आर ओनली 2 and 3 एंड ऑन द राइट हैंड साइड द प्राइम फैक्टर्स आर 2 and 5। अब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के प्राइम फैक्टर्स डिफरेंट हो गए, लेकिन फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या कहती थी कि चाहे कोई भी कंपोजिट नंबर हो उसके जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो क्या होंगे? यूनिक होंगे, अलग नहीं हो सकते। तो आप यहां लिखेंगे बट वी नो फ्रॉम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ arithmetic every composite number, यहां पे कंप्लीट लिखिए दोबारा से, every composite number has unique prime factors, but here it is not. It means our supposition is wrong. It means our supposition, जो हमने सपोज किया था, is wrong. हमने क्या सपोज किया था कि ये एक ऐसा नंबर आएगा जिसका लास्ट डिजिट 0 होगा। It implies 6 raised to the power n can never end
विथ डिजिट 0। ये प्रूव हो गया आपका। और बिल्कुल छोटी सी बात है, कोई खास बड़ी बात नहीं लिखनी है आपने। आप देख सकते हैं दिस इज नॉट अ बिग काइंड ऑफ आंसर। चाहे आप 6 रेज टू द पावर n आ जाए, 7 रेज टू द पावर n आ जाए, 8 रेज टू द पावर n आ जाए, 4 रेज टू द पावर n आ जाए, तो आप हमेशा सभी में क्वेश्चन को ऐसे ही करेंगे। तो ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। यहां पर इससे ज्यादा बातचीत आपसे कोई नहीं पूछ सकता। इतनी ही बात करेंगे, क्या डिजिट 0 आएगा, नहीं आएगा। 1 मार्क के अंदर ऐसा क्वेश्चन कोई छोटा और किसी तरीके से पूछ लेगा, लेकिन कंसेप्ट यही रहेंगे। इसके अलावा कोई नया कंसेप्ट इसके अंदर और एड ऑन नहीं होगा। लैंग्वेज कैन बी चेंज्ड, क्वेश्चंस की भाषा बदली जा सकती है। उसके बाद प्रूफ ऑफ इर्रेशनैलिटी, इनमें से √2 को, √3 को, √5 को, किसी को भी आपसे पूछ सकता है प्रूव दैट √5 इज एन इर्रेशनल नंबर। अगर आपसे ऐसा पूछ लिया तो कैसे करेंगे? मान लीजिए क्वेश्चन है प्रूव दैट √5 इज एन इर्रेशनल नंबर। ये क्वेश्चन आ गया आपके पास। सो क्या करना है, यहां पर भी आप जब सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे, यू विल राइट लेट इफ पॉसिबल √5 इज अ रैशनल नंबर। आप लिखेंगे कि अगर पॉसिबल है तो √5 एक रैशनल नंबर है। सो बाय डेफिनेशन ऑफ रैशनल नंबर, डेफिनेशन ऑफ रैशनल नंबर, √5 is equal to P by Q, where P and Q are co-prime integers and Q is not equal to 0। यहां पर ये को प्राइम इंटीजर लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ यू फॉरगेट, अगर ये भूल गए तो इस सारे क्वेश्चन का मीनिंग ही खत्म हो जाएगा। को प्राइम का मतलब है HCF इज इक्वल टू 1, कि इन दोनों नंबर्स का HCF 1 होगा। या दूसरे शब्दों में अगर हम क्या कहना चाहें कि P by Q जो रैशनल नंबर है, इट इज इन द लोएस्ट टर्म्स। आप इसको यहां पे को प्राइम की जगह ये भी लिख सकते हैं देयर HCF इज 1, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं P by Q इज इन लोएस्ट टर्म्स, यानी इनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। आपकी लैंग्वेज बदली जा सकती है, भाषा कोई जरूरी नहीं है को प्राइम ही लिखें। आप ये भी लिख सकते हैं वेयर HCF ऑफ P and Q इज 1। आपको ये ज्यादा टेंशन, इसलिए कई बार बच्चे डरते हैं कि सर हमने जो अपने स्टेटमेंट कही थी क्या एग्जैक्टली वैसे लिखना है। नहीं भाई, आप उसका मतलब समझिए और आप अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं। आपकी अपनी भाषा हो सकती है, किसी को फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इट शुड बी करेक्ट, ठीक होनी चाहिए। ठीक है। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, सो दिस विल कम एज 5 इज इक्वल टू P स्क्वायर बाय Q स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई 5Q स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर। अब यहां पर लिखते हुए कई बार बच्चे गलती कर जाते हैं, तो आपको ये चीज बड़े ध्यान से समझनी है कि यहां पे हमें लिखना क्या है। यहां पे ही गलती हो जाती है। इट इंप्लाइज, इसका मतलब है भाई P स्क्वायर 5 इंटू Q स्क्वायर के तौर पे लिखा हुआ है, यानी 5 P स्क्वायर को डिवाइड करता है। ये सिंबल में लिखेंगे, इट इंप्लाइज 5 डिवाइड्स P स्क्वायर। ये जो स्लैश है यहां पर इसका मतलब है 5 डिवाइड्स P स्क्वायर। अगर मैं इसको बिल्कुल सीधा कर देता हूं ऐसे, तो ये 5 बाय P स्क्वायर आ गया। ये मीनिंग डिफरेंट है, और यहां पर 5 डिवाइड्स P स्क्वायर, ये सिंबल है। जितने भी मैथमेटिक्स टीचर आपका पेपर चेक करेंगे दे नो दी सिंबल्स, तो डरिए मत कि कहीं ऐसा तो नहीं है इसका कुछ और मीनिंग निकाल लेंगे, कोई नहीं निकालेंगे, डोंट वरी। 5 डिवाइड्स P स्क्वायर, बट 5 is a prime number, so 5 divides P also। अगर कोई भी प्राइम नंबर किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वो प्राइम नंबर उस नंबर को भी डेफिनेटली डिवाइड करेगा। तो नाउ अगर 5 P को डिवाइड करता है तो P कैन बी रिटन एज 5 इंटू P1।
आप P1 की जगह पे X, Y, Z कुछ भी लिखे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो कई बार बच्चे घबरा जाते हैं कि सर ये P और P1 में हम कंफ्यूज हो जाते हैं। कोई बात नहीं, आप उसकी जगह पे X लिख दो यार, Y लिख दो, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसको वापस पुट करते हैं वैल्यू को। ये आ गया आपके पास 5q स्क्वायर इज इक्वल टू 5p1 होल स्क्वायर। 5q स्क्वायर इज इक्वल टू 25p1 स्क्वायर। कैंसिल किया, q स्क्वायर है 5 इंटू p1 स्क्वायर। अब q स्क्वायर 5 इंटू p1 स्क्वायर है, इट इंप्लाइज 5 डिवाइड्स q स्क्वायर। सो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं क्योंकि अब दोबारा मुझे बताने की जरूरत नहीं है, 5 इज अ प्राइम नंबर। सो 5 डिवाइड्स q, इसको बोल दिया हमने इक्वेशन 1 और इसको बोल दिया इक्वेशन 2। इसके बाद फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, 5 is a common factor of P as well as Q. 5 is a common factor of P and Q. अब यहां मैंने कहा P और Q आर को प्राइम और मैं यहां कह रहा हूं 5 कॉमन फैक्टर है, तो कॉन्ट्राडिक्शन हो गई। सो देयर इज अ कॉन्ट्राडिक्शन। अब कई बार बच्चे कहते हैं सर ये इतना बड़ा वर्ड है, क्या जरूरी है लिखना? देखो कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा सा तो आपको भी कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, इतने ज्यादा भी वो ना करो, कुछ भी कट कर दो, सब हटा दो, थोड़ा बहुत तो लिखेंगे, मार्क्स भी चाहिए भाई। सो देयर इज अ कॉन्ट्राडिक्शन। कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब है कि जो हमने सपोज किया था वो गलत है, या तो ये बात गलत है या ये बात गलत है। अब ये तो गलत है नहीं, ये तो हमने क्योंकि डेफिनेशन से लिखा था, तो इसका मतलब जो मैंने सपोज किया फिर वो गलत हो गया। इट इंप्लाइज आर सपोजिशन इज रॉन्ग। तो हमने सपोज क्या किया था? हमने सपोज किया था कि √5 एक रैशनल नंबर है। इट इंप्लाइज √5 इज नॉट रैशनल। रैशनल नहीं है, जो चीज रैशनल नहीं है तो वो क्या हुई? इर्रेशनल। सो √5 इज एन इर्रेशनल नंबर। अब आप सोचेंगे क्या सर बाकी जो पार्ट्स है √2 √3 क्या उनके लिए भी यही है? बिल्कुल सेम वे है। जहां √5 है वहां पे √3 रखो, यहां पे 3 आ जाएगा, यहां पे 3 आ जाएगा, यहां 3, यहां 3, यहां 3, यहां 3, यहां पे 9 आ जाएगा, तो ये 3 से कैंसिल हो जाएगा क्योंकि 3 है। सेम वे लिखने का जो भी तरीका है इसके अंदर, उसमें कोई बदलाव करने की जरूरत नहीं है। अगर आपने 2 से 3 बार इस क्वेश्चन को अपने हाथ से लिख करके देख लिया तो ये पूरा कंप्लीट आपका क्वेश्चन है। कोई भी आपका 1 मार्क, हाफ मार्क भी डिडक्ट नहीं कर पाएगा इसमें से। इसी कंसेप्ट से रिलेटेड आगे क्या क्वेश्चन आता है जो इर्रेशनैलिटी से रिलेटेड है, वो क्या और आ सकता है आपसे? अब इनके एडिशन या सब्ट्रैक्शन के अंदर वैल्यूज को लेकर के आपसे पूछ सकते हैं प्रूव दैट दिस इज इर्रेशनल। जैसे आपके पास क्वेश्चन आ गया, प्रूव दैट 3 + 2 √5, 3 + 2 √5 is an irrational number, 7 - 2 √3 is irrational, 7 - √3 is irrational। ये प्रूव कीजिए। तो क्या करना है आपने? अगर तो ये आता है 5 मार्क्स में, तब तो आपको पहले ये दिखाना पड़ेगा √5 इज इर्रेशनल, √3 इज इर्रेशनल, जो अभी क्वेश्चन किया। अगर ये 3 मार्क्स में या 2 मार्क्स में कहीं पर भी आता है तो आपने कैसे करना है? तो आपने डायरेक्टली लेट इफ पॉसिबल 3 + 2 √5 इज अ रैशनल नंबर। अगर ये 2 और 3 मार्क्स में आता है तो आपको वो प्रूव करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। सो बाय डेफिनेशन ऑफ रैशनल नंबर 3 + 2 √5 is equal to P/Q, where P and Q are
कोप्राइम इंटीजर्स एंड q इज नॉट 0, ये आप लिख देंगे, ठीक है। सो हम यहां से क्या करेंगे, इस 3 को उधर ले जाएंगे, 2√5 इज इक्वल टू p/q माइनस 3, एलसीएम लिया हमने इसका, q p माइनस 3q, इस 2 को भी नीचे लिया है, √5 इज इक्वल टू p माइनस 3q/2q। अब लेफ्ट हैंड साइड एक इरेशनल नंबर और राइट हैंड साइड एक रैशनल नंबर, लिखिए लेफ्ट हैंड साइड इज इरेशनल, RHS is rational, which is not possible. It implies our supposition is wrong. Our supposition is wrong. हमारी supposition ही गलत हो गई. So 3 plus 2 under root 5 is an irrational number. खत्म बात, सिंपल। इसके अलावा इस कंसेप्ट से रिलेटेड आपसे और कोई बात नहीं पूछेंगे, इसी को ही थोड़ा बहुत प्लस माइनस करके अलग लैंग्वेज करके यही बात, यानी कंसेप्ट अगर क्लियर है तो आपको इसके अलावा और कोई दिक्कत नहीं आएगी। नेक्स्ट और द लास्ट कंसेप्ट, आखिरी कंसेप्ट है इसके अंदर जो अब आपको सीखना है कि किसी भी रैशनल नंबर को हमें चेक करना है कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, पहली चीज। दूसरा, इसी के अंदर एक पार्ट एड ऑन करके दे सकते हैं, अगर टर्मिनेटिंग है तो राइट इट इन डेसिमल फॉर्म, ठीक है। तो अब देखिएगा ध्यान से, मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन आ जाता है 386 डिवाइडेड बाय suppose this is the question, check whether this rational number is terminating or non-terminating decimal। तो आपको चेक करने के लिए स्टेप वाइज याद रखेंगे। स्टेप 1, पहले स्टेप में आपने क्या करना है, मेक द फ्रैक्शन इन लोएस्ट टर्म्स। अब आप देखिए कि क्या कुछ कैंसिल तो नहीं होता, कई बार हमें नहीं पता चलता कैंसिल हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो इसका सबसे आसान तरीका है आप दोनों के फैक्टर्स बना लो, अगर कोई कॉमन फैक्टर होगा तो वो कैंसिल कर देना, ठीक है। नहीं तो यहां पे क्लैरिटी से नजर आ रहा है, इट इज डिविजिबल बाय 2, 2 1s are 2, 2 9s are 18 and 2 3s are 6, 2 6s are 12, 2 7s are 14, 2 5s are clear। अब नेक्स्ट स्टेप, स्टेप नंबर 2, do prime factorization of denominator, D for down, D for denominator, नीचे वाले के 675, 5 पे 5 1s are 5, 5 3s are 15, 5 5s are 20, 5 पे फिर से 5 2s are, अब गया 3 पे। सो इसके प्राइम फैक्टर्स आए आपके पास 5 स्क्वायर इंटू 3 क्यूब। अगर 2 अकेला 2 आ जाए या अकेला 5 आ जाए या 2 और 5 आ जाए, 2 की कुछ पावर 5 की कुछ पावर, इनके अलावा अगर कोई और प्राइम नंबर आ जाता है, जैसे इन दिस केस 3 इज अ प्राइम नंबर, तो हम डायरेक्टली लिख देंगे इट इज नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, इट इज नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेट कभी नहीं होगा और क्वेश्चन इज ओवर, खत्म हो गया। लेकिन अगर टर्मिनेटिंग आता तो उसका एग्जांपल देते हैं, फिर आप कैसे करेंगे और उसको डेसिमल फॉर्म के अंदर कैसे लिखेंगे, देखिएगा। मान लीजिए द क्वेश्चन इज
Suppose it is like this. अब step 1, make the fraction in lowest term. तो 2 पे कैंसिल हो रहा है, 2 1s are 2 1s are, अब कैंसिलेशन नहीं हो रही है, ठीक है. सो अब नेक्स्ट 125 5 25 5 5 1. So 198 by 5 cube. अगर आपसे सिर्फ यही पूछा है कि ये डेसिमल रिप्रेजेंटेशन टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग, तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं यस इट इज टर्मिनेटिंग. अब अगर कहता है नेक्स्ट स्टेप के अंदर राइट इट इन डेसिमल फॉर्म ऑल्सो, तो व्हाट यू हैव टू डू, आपको 2 और 5 की जो पावर्स हैं वो सेम करनी है. तो मैंने कितने नंबर से मल्टीप्लाई किया, 2 raised to the power 3. नीचे जिससे किया उसी नंबर से ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सो दैट द वैल्यू ऑफ द फ्रैक्शन शुड नॉट चेंज, बदले ना. अब ये आ गया 198 इंटू 8 बाय 10 raised to the power 3. 8 8s are 6, 78 15 by 1000. So it is 1.854 and that's your answer. अब इसी क्वेश्चंस या इसी कंसेप्ट से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन क्या पूछ लेते हैं कई बार कि डिनोमिनेटर इज इन द फॉर्म 2 raised to the power m into 5 raised to the power n, whether it is terminating or non-terminating. तो आप क्लियरली क्या लिखेंगे, इट इज टर्मिनेटिंग. आपसे कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि 2 raised to the power m into 5 raised to the power 2. So what is the minimum value of m? कम से कम वैल्यू m की क्या होगी टू मेक इट इन द डेसिमल फॉर्म. तो आप क्या बताएंगे, m की कम से कम वैल्यू क्या है, 2. तभी आप इसको डेसिमल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करोगे. इन एक्चुअल ऐसा भी हो सकता है कि मिनिमम वैल्यू 0 हो और फिर आपको मल्टीप्लाई करना पड़े, बट यहां पर तभी आप डिनोमिनेटर को सॉल्व करेंगे जब दोनों की पावर्स इक्वल होंगी. सो मेरी तरफ से ये जो पूरे कंसेप्ट्स हैं हमने आपको रिवाइज करा दिए हैं, बट स्टिल इफ यू हैव एनी क्वेरी, so I am writing down my mail ID, so you can send those queries on my mail ID. It is Neeraj NEERAJ dot Gahlawat GAHLAWAT 1309@gmail.com. अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, you can send that query to me. I'll definitely try to solve your questions. Till then, thank you very much.